एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं क्लास 9 के एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मोशन। तो आइए मोशन को पहले हम लोग अपने तरीके से समझने की कोशिश करें एक एग्जांपल को लेके। तो गाइस, दो बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था पपलू और ढोलू। तो एक दिन क्या होता है कि पपलू जो है ढोलू को बोलता है कि चलो ढोलू, मैं तुम्हें अपना रनिंग स्किल्स दिखाता हूँ, यानी अपने दौड़ने की स्पीड तुमको दिखाता हूँ। तो पपलू ढोलू को जब ये बोला तो ढोलू बोलता है कि ठीक है, चलो, ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो चल के तुम्हारा रनिंग स्किल ही देखा जाए, घर में तो बैठे बैठे ऐसे भी बोर हो रहे हैं। इसके बाद दोनों ग्राउंड पे चले जाते हैं। ग्राउंड पे जाने के बाद ढोलू जो है, ढोलू को तो कुछ करना नहीं है, बस पपलू का रनिंग स्पीड देखना है कि वो कैसे दौड़ रहा है। तो वो जाके एक चेयर पे जाके बैठ जाता है ग्राउंड पे। तो मान लीजिए वो एक पॉइंट पे, कौन, तो ढोलू बैठ जाता है, यानी ये रेस्ट में है, आराम से बैठा हुआ है। और पपलू जो है वो कुछ दूर जाके, यानी इस पॉइंट पे आके, मान लीजिए ए पॉइंट है, इस पे पपलू है, ये पपलू ए पॉइंट पे जाके बी पॉइंट तक दौड़ना स्टार्ट करता है, यानी ए पॉइंट से वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है बी पॉइंट की तरफ। तो इस ढोलू को जो है पपलू का पोजीशन कैसा दिखेगा, यानी इस ढोलू के रेस्पेक्ट में पपलू कैसा दिखेगा। तो पपलू पहले स्टेशनरी में जब यहाँ पे ए पे रहेगा, जब दौड़ नहीं रहा होगा तो रुका हुआ दिखेगा। फिर इसके बाद जब ये दौड़ना स्टार्ट करेगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इसको दिखेगा। तो ढोलू को धीरे धीरे पपलू आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी पपलू अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कुछ टाइम पे पपलू यहाँ पे होगा, कुछ टाइम के बाद पपलू यहाँ पे होगा। तो ये जो ढोलू को पपलू का पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है टाइम के साथ, इसी चीज को हम लोग मोशन कहते हैं। यानी ढोलू के रेस्पेक्ट में पपलू अपना पोजीशन जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यही चीज मोशन कहलाता है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन वहां पे एक ऑब्जर्वर रहना चाहिए देखने के लिए। और इसको, ये जो ढोलू है यहाँ पे, ढोलू जो है एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, ये एक ऑब्जर्वर है। और इसी को मोशन में रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। अभी जो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है वो पढ़ने के बाद ये वाला एग्जांपल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट, यानी यहां से यहां तक मान लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो ढोलू है। यानी ढोलू के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे पपलू जो था वो अपना पोजीशन जो चेंज कर रहा था, उसी चीज को हम लोग मोशन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, तो पपलू था, और ढोलू क्या था, तो ऑब्जर्वर था, और इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो ये था मोशन के बारे में हम लोगों का डिस्कशन कि मोशन आखिर होता क्या है। इसी में अब अगला टॉपिक आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन तुरंत, यानी मोशन के अंदर ही अगला टॉपिक आता है रेक्टिलिनियर मोशन। वो क्या होता है तो उसको समझिए। अगर ये पपलू जो है, ये जो अपना पाथ जो ट्रेवल कर रहा है, ये जो जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो तो उस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कहने का मतलब, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो पपलू जा रहा था, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, यानी ये एक स्ट्रेट पाथ हो, ये अगर स्ट्रेट पाथ हो, तो अगर ये स्ट्रेट पाथ होगा तब जो ये मोशन होगा, यानी तब जो ये पपलू का पोजीशन जो चेंज हो रहा होगा, इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वही चीज बोर्ड पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी जब पपलू स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तब उस तरह के मोशन को द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन एक नया टर्म आया, और यही जो स्ट्रेट पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा हो टाइम के साथ, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो ये हम लोगों का इंट्रो पार्ट था मोशन पे। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मोशन के। तो आइए दोस्तों, मोशन के अंदर अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानने से पहले हम लोगों को मैग्नीट्यूड को जानना होगा कि मैग्नीट्यूड आखिर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पहले भी 7th और 8th स्टैंडर्ड में भी ये सब चीज आए हुए हैं मैथ में। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि साइज होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। यानी जैसे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लीजिए टाइम ले लेते हैं,
तो जब टाइम लेते हैं तो उसका मान लीजिए हम लोग बोलते हैं 3 आवर टाइम का वैल्यू। तो इसका कहने का मतलब है कि 3 यहाँ पे टाइम का साइज है, और इसी चीज को हम लोग साइज कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो साइज है या एक्सटेंट है, इसी चीज को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। वही चीज बोर्ड पे लिखा होगा कि मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है। मैग्नीट्यूड को जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में इसका जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसे होता है 30 डिग्री सेल्सियस, बोलते हैं कि यार 30 डिग्री सेल्सियस हुआ था टेम्परेचर पूरे दिन का। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 30 डिग्री है ये साइज है, और इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो ये टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम लोग डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में दोनों में एक्सप्रेस करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। लेकिन ये तीनों चीज अभी आप लोग नहीं जानते हैं, ये तीनों चीज से अभी आप लोग फेमिलियर नहीं है, ये तीनों नया चीज है। इसको अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी तुरंत आगे। तो अभी आते हैं अब इसके डिफिनेशन पे जो हम लोगों ने समझा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जानते ही हैं कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है तो उसको हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। उसका एग्जांपल क्या है, तो टाइम, टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 3 किलोमीटर मान लीजिए बोलते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। 3 किलोमीटर कहाँ, क्या हम लोग कुछ मेंशन कर रहे हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से ईस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर बोल रहे हैं। तो जब हम लोग सिर्फ 3 किलोमीटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है जो कि 3 है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है मास। मास भी जैसे 3 kg, 5 kg, 6 kg, ये एक बॉडी का मास है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का मतलब अभी हम लोग देख चुके थे, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पे 30 साइज बताता था। तो ये स्केलर क्वांटिटी पे डिस्कशन था। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग जानते नहीं है कि ये तीनों चीज क्या होता है, इसलिए हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अभी ये तीनों को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो बोर्ड पे आइए, एक लड़का, इसका नाम राम है, वो पॉइंट ए पे अभी खड़ा है, ठीक है। उसको पॉइंट सी पे जाना है दोस्तों, ठीक है। तो एक लड़का राम पॉइंट ए पे खड़ा है, उसको पॉइंट सी पे जाना है। तो उसके पास जाने के लिए 2 पाथ है, यानी 2 रास्ते हैं। या तो वो ए से बी पे पहले आएगा, फिर बी पे सी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, यानी पहले ए से बी पे फिर बी से सी पे जाएगा। और एक डायरेक्ट रास्ता है जो ए से सी की तरफ उसको ले जाएगा। तो वो क्या करता है, एक बार ए से बी पे जाता है पहले, और फिर बी से सी पे जाता है। तो इस तरह से वो सी पे पहुंच जाता है। और एक बार वो क्या करता है कि डायरेक्टली ए टू सी वाला जो ये वाला रास्ता है, इस पे ट्रेवल करता है और सी पे पहुंच जाता है। तो फर्स्ट केस में जब वो ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, तो इस वाले केस में जो तो ये टोटल पाथ कवर किया, तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यानी ए टू बी और फिर सी, ये डिस्टेंस कहलाता है। और ये जो डायरेक्ट ए टू सी पे आया, ठीक है, तो ये एक आप लोग देख के भी बता सकते हैं कि ए टू सी पे आने में कम टाइम लगा होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये ए से बी फिर बी से सी जाने में ज्यादा टाइम लगा होगा, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी क्या है, ए टू सी, ये भी एक पाथ कवर किया बॉडी, तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए ए टू सी जो है, यानी ए से सी जो डायरेक्ट बॉडी गया, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक डिफरेंस था कि डिस्टेंस जो है
वो टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, इस दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को तो हम लोग शॉर्टेस्ट बोल नहीं सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कोर्स यही है ए टू सी वाला, इसलिए हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ए टू सी पे जाने में, और ए टू बी फिर बी से सी, ये वाला रास्ता डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, यही चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आइए बोर्ड पे आते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को जो टोटल पाथ कवर किया होगा एक बॉडी, वही डिस्टेंस बताता है। यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। देखिए, कोई अगर होशियार आदमी होगा तो वो जानता है कि ए से सी वाला रास्ता शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो वो तुरंत उसको अगर ये आइडिया होगा तो वो तुरंत इसी रास्ते पे चलेगा, क्यों वो ए से बी पे आएगा फिर बी से सी पे जाएगा। ठीक है, तो यानी जिसको डायरेक्शन का आइडिया नहीं होगा वही ये वाला रास्ता पे चलेगा। तो जब डायरेक्शन नहीं हो हम लोगों को पता और हम लोग टोटल पाथ कवर करें, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ में ही आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, जिसको स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट क्या हुआ ऑब्जेक्ट का, जहां पे वो पहले है यानी ए पॉइंट पे, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ सी, जहां पे वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वही चीज मैंने आप लोगों को बताया भी कि ये वाला जो रास्ता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। वही चीज वहां डिफिनेशन में लिखा हुआ है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन है। कोई यहाँ पे खड़ा है, उसको पता है, आइडिया है कि उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो उसके पास पता है कि उसको डायरेक्शन भी है, उसको पता है कि जाना है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले रास्ते पे। ठीक है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग समझते हैं वो क्या है। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी है वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो पहला 2 सेकंड में, मान लीजिए 2 सेकंड में वो 2 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगला जो टाइम इंटरवल होगा, यानी अगर अगला हम लोग 4 सेकंड पे आ जाए फिर 2 सेकंड का इंक्रीमेंट ले लें, तो अगला जो टाइम इंटरवल होगा तो फिर ये उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। यानी 2 मीटर था, अब वो और आगे 2 मीटर बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा टोटल 4 मीटर। उसके बाद अगला हम लोग टाइम इंटरवल ले, इक्वल टाइम इंटरवल लेना है, यानी 2-2 का गैप हम लोग ले रहे हैं, तो अगला टाइम इंटरवल हो जाएगा 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में अब आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 4 मीटर प्लस 2 यानी 6 मीटर ट्रेवल किया होगा। तो यही चीज यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा हो तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वही चीज बोला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कोई बॉडी है, वो ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ आगे की तरफ, 2 सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा था, तो 4 सेकंड में उसको अगर यूनिफॉर्म रहता तो 2 मीटर ट्रेवल करता है ना, लेकिन वो क्या करता है 3 मीटर ट्रेवल कर लेता है। फिर इक्वल टाइम गैप लेते हैं तो 6 सेकंड हुआ इस बार। तो इस बार हम लोग देख ही लिए आप लोग कि यहाँ पे 1 मीटर है, 3 मीटर है, तो आप यहाँ पे 5 मीटर होता तब ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म हो जाता, लेकिन ये क्या करता है इस बार 4 मीटर ही हो जाता है इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसका यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अनइक्वल गैप है, पहले 1 मीटर था, फिर 3 मीटर हुआ, फिर 4 मीटर हुआ, यानी कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डिस्टेंस का, इसीलिए हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अलग अलग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है अलग सेम टाइम गैप पे, है ना, इस कारण से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। स्पीड वर्ड से हम लोग अच्छे से फेमिलियर हैं, तो हम लोग ये बहुत यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में भी। बोलते हैं कि कोई बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, कोई बहुत कम स्पीड चल रहा है, तो ये जब बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि उसके चलने के
बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी वो किस स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड को हम लोग समझते हैं इस फिजिक्स के टर्म में वो होता क्या है। तो स्पीड एक्चुअली क्या है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस जो है टी टाइम में कितना ट्रेवल हुआ उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो रेट का बात आता है जब भी तो हम लोग समझ जाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो स्पीड यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस का रेट निकालना है, तो यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो डेफिनेशन है स्पीड का, उसी से स्पीड का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट हम लोग निकाल दिए तुरंत डिस्टेंस का, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब स्पीड के एसआई यूनिट पे जब हम लोग आ जाएंगे तो इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का पहले एसआई यूनिट पुट करेंगे और टाइम का भी। डिस्टेंस का एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने देखा होता है मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा वो होता है सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक चीज, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब भी हम लोग ये बोलेंगे कि कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो हम लोग पास बोल दिए चल रहा है, किधर चल रहा है ये तो मेंशन नहीं किए। हम लोग ये थोड़ी ना बोले कि नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है, कि वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन मेंशन नहीं किए, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ये स्पीड के बारे में बात था। अब एक अगला चीज आ जाता है, वो एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड वाला जो बात होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी हम लोगों ने देखा, उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी उसका स्पीड जरूर चेंज होता होगा बॉडी का, पहले स्पीड कुछ और होगा फिर कुछ और होगा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग स्पीड है उसके कारण नॉन यूनिफॉर्म मोशन जनरेट होता है। ठीक है, और उसके केस में जो एवरेज स्पीड निकलता है, तो पहले ये लिख लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा एवरेज स्पीड निकलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो उस केस में निकलता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट तक आने में जो डिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है, बाय टोटल टाइम टेकन, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में जो टाइम लगा होगा उसी को हम लोग, उसी के रेशियो को हम लोग इस एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये एवरेज स्पीड के बारे में बात था। स्पीड तो हम लोगों ने देख ही लिया। अगला टॉपिक जो मोशन में है दोस्तों वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? तो वो रेट है, ये भी एक तरह का। ये किसका रेट है? तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। यानी इस बार हम लोग ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। वही चीज डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या था? तो स्पीड था। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके डिफिनेशन पे तुरंत हम लोग आएंगे तो ये वाला कंक्लूजन पे तुरंत आ सकते हैं कि रेट है ये डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये हम लोगों के पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड, यानी किस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रहा है उसको इस बार बताया जाता है। ठीक है, ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है, वेस्ट में ट्रेवल कर रहा है, कि नॉर्थ में कर रहा है, साउथ में कर रहा है, ये चीज बताया जाता है। इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। एक और चीज जो वेलोसिटी के बारे में जानने के लायक है वो जान लीजिए। जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा होगा, कुछ वेलोसिटी से ये मूव करता है, तो जब ये स्टार्टिंग पोजीशन पे हो यानी इनिशियल पोजीशन पे हो, तब जो इसका वेलोसिटी होता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, उसके जस्ट पहुंचने से पहले जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जानने वाला बात था, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसी से हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो बॉडी को वेलोसिटी लगा होगा उसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं।
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी था प्लस फाइनल वेलोसिटी यानी बी पॉइंट के पहले से जो वेलोसिटी था डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को ही हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो u प्लस वी बाई 2 ये भी फॉर्मूला ही है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमारी डिस्कशन थी। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी ये जो वेलोसिटी का चेंज है इसी के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी का चेंज कहने का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज का बात हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि रेट का बात हो रहा है तो टाइम आएगा ही। इसी चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जब हम लोग इसके सिंबल को लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से और टाइम को t से, तो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यही है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, और बाई टी इसलिए हम लोग क्योंकि हम लोग को रेट निकालना था वेलोसिटी के चेंज का, और इसी चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को अब हम लोग इस तरह से समझते हैं, देखिए कि एक बॉडी है यहाँ पे ए पॉइंट पे, उसको बी तक जाना है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या करता है, धीरे धीरे अपना वेलोसिटी इंक्रीज करता है। यानी पहले 3 मीटर पर सेकेंड था, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये धीरे धीरे अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज करता है इसी कारण बॉडी एक्सेलरेट हो जाता है, यानी पहले जो स्पीड था यानी पहले जो वेलोसिटी था उसको छोड़कर वो बढ़ जाता है, इसके कारण जो है ज्यादा जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसके कारण जो क्या होता है कि बॉडी एक्सेलरेट करता है, इसी चीज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसमें जो है वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन के तरह ही है कि एक बॉडी मान लीजिए स्टार्ट किया तो पहले 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में। तो पहले 2 सेकंड में जो है ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, फिर 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चला, फिर 6 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल यानी 2-2 सेकंड के गैप में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज हो रहा है, इसीलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ बोर्ड पे लिखा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल then that type of acceleration is called uniform acceleration। ठीक है, ये एग्जांपल था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते टाइम 3 गैप अगर हम लोग ले लें, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड। तो पहले मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, फिर 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुआ, यहाँ 7 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुआ इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। वही चीज यहाँ बोर्ड पे लिखा है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ body changes by unequal amount in equal time interval, that type of acceleration is called non-uniform acceleration। यही चीज मैंने एग्जांपल से आप लोगों को बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।